जी अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारा है भी आज वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। इंडिकेटर्स सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कलर चेंज करते हैं जब आपका रिएक्शन कंप्लीट होने को होता है, अप्रोचेस टू कंप्लीशन या गोज़ टू कंप्लीशन। तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, यानी रिएक्शन जो हो रहा होता है ना उसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, उसके अंदर हम इंडिकेटर ऐड कर देते हैं। इंडिकेटर का लफ्ज़ी मतलब का ये होता है कि हमारे पास इंडिकेट करना, किसी चीज़ की निशानदेही करना। ठीक है, किसकी निशानदेही करना? रिएक्शन की कंप्लीशन की निशानदेही करना। जी रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, अगर हो चुका है तो वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। तो चेंजेस इट्स कलर एट इक्वलेंस पॉइंट, यानी इक्वलेंस पॉइंट जिस पे रिएक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है उसको वहाँ पे जाके अपना कलर चेंज करता है। डिटेक्शन बाय इंडिकेटर, यानी इक्वलेंस पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए, किसी भी रिएक्शन का इक्वलेंस पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं जी? मोस्ट इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स होता है। मोस्ट इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब इंडिकेटर्स होते हैं दो तरह के। एक होता है वीक ऑर्गेनिक एसिड इंडिकेटर और वीक ऑर्गेनिक बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, यानी वो वीक ऑर्गेनिक एसिड इंडिकेटर भी हो सकता है या वो वीक बेस भी हो सकती है वो इंडिकेटर जो है। अच्छा, अब एसिड बेस टाइट्रेशंस के अंदर स्टूडेंट्स एक टाइट्रेशन होती है जिसका नाम है एसिड बेस टाइट्रेशंस, यानी जिसमें एसिड और बेस का हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं। तो उन रिएक्शंस में हम लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यानी जैसे आप HCl ले लें और HCl का रिएक्शन करवा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन बोलते हैं। तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। इस टाइप के रिएक्शंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं। इंडिकेटर स्टूडेंट्स जो होते हैं ये खुद भी ज़ाहिर बात है, जब आप इसको रिएक्शन में ऐड करेंगे इंडिकेटर्स को तो इंडिकेटर भी डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इंडिकेटर की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है उसकी डिसोसिएटेड फॉर्म, यानी जब वो डिसोसिएट टूट चुका होता है आयंस में, इंडिकेटर इटसेल्फ आयंस में कन्वर्ट हो जाता होता है। एक होती है डिसोसिएटेड फॉर्म और दूसरी बच्चों होती है उसकी अनडिसोसिएटेड फॉर्म। दोनों फॉर्म में इसका कलर कैसा होता है? डिफरेंट कलर होता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि डिसोसिएटेड फॉर्म में जो उसका कलर है वही अनडिसोसिएटेड फॉर्म में, ऐसा नहीं होता। उसका जो कलर होता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है? वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट कलर। डिसोसिएटेड फॉर्म में कोई और कलर होगा, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में उसका कोई और कलर होगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट कलर दे रहे होते हैं, इनकी डिफरेंट शक्लें। अच्छा, अब हम देखते हैं ऑसवाल्ड थ्योरी। जी स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज है हमारे पास। अभी हम फर्स्ट नंबर पे जो पढ़ेंगे वो है ऑसवाल्ड थ्योरी। ऑसवाल्ड थ्योरी क्या होती है? जो एसिड बेस इंडिकेटर जो होता है आपका वो वीक ऑर्गेनिक एसिड है कोई। ये थ्योरी क्या कहती है जी, अकॉर्डिंग टू ऑसवाल्ड साइंटिस्ट के नाम से, कि आपका जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है वो कैसा होता है? वो वीक ऑर्गेनिक एसिड है, वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है। अच्छा, अब हम लिख लेते हैं इसको। इंडिकेटर को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स H के साथ, और यहाँ पे हम IN भी लिखेंगे। IN का मतलब इंडिकेटर, और उस इंडिकेटर के अंदर अगर प्रोटॉन है वो अपना प्रोटॉन रिलीज़ करेगा, दैट इज़ वाई इसको हम एसिड बोल रहे हैं। एसिड को पता है आपको, उसके अंदर H होता है, तो H का मतलब है प्रोटॉन, हाइड्रोजन। आयन अपना रिलीज़ करेगा और IN से इंडिकेटर, ऐसा इंडिकेटर जो कि एसिडिक है जिसके अंदर प्रोटॉन होता है। स्टूडेंट, ये वाला जो इंडिकेटर है ये होगा वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी डिसोसिएट हो जाता है। IN इंडिकेटर यानी बना, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो गया? प्रोटॉन यहाँ से रिलीज़ हुआ। वो प्रोटॉन इस वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वाटर यहाँ पे बेस के तौर पे काम कर रहा है, इसका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे इंडिकेटर का। तो K के साथ IN हम लगा रहे हैं, IN का मतलब है इंडिकेटर। ओके, इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स हम लोग ऊपर लिखते हैं,
ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन को शो करती हैं। और साथ में क्या है, हाइड्रोनियम आयंस हैं हमारे पास, और इस तरफ क्या है हमारे पास, वो रेक्टेंट है, यानी HIN की कंसंट्रेशन। जी स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन 1 को करते हैं रीअरेंज। इस इक्वेशन को हम लोग फर्दर रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज क्यों करते हैं स्टूडेंट्स का, हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन को pH फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम pH फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पे ना H3O पॉजिटिव के अंदर है, इनको हम साइड पे करेंगे। हाइड्रोनियम आयंस को हम लोग साइड पे करेंगे। अच्छा, अब HIN जो है नीचे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि K इंडिकेटर हमारे पास साथ, और इसके साथ HIN की कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। अब IN इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन के साथ, बट जब वो इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो नीचे आके इसको हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे, यानी IN माइनस और इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है ये वाली, ये किसके बराबर होती है, ये pH को शो कर रही है। यानी pH आप सबने पढ़ा होगा कि pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम pH की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों तरफ माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस लॉग H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी यहाँ लिखा जा सकता है। यहाँ पे प्रोटॉन है, तो हम इस इक्वेशन को, वाटर को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन स्टूडेंट, या हाइड्रोनियम आयन की भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू के मेन चीज़ यहाँ पे इसके अंदर प्रोटॉन है जिसको हमने स्टडी करना है। अच्छा, इसको भी मल्टीप्लाई करें माइनस लॉग के साथ, माइनस लॉग KIN, और इसके अलावा माइनस लॉग ये वाली इक्वेशन स्टूडेंट्स है, इसके साथ हम इसको माइनस लॉग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी HIN की कंसंट्रेशन, और नीचे स्टूडेंट्स क्या है, IN नेगेटिव की कंसंट्रेशन। यानी इसको और इसको हमने सेपरेटली माइनस लॉगरिथम के साथ स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब माइनस लॉग H पॉजिटिव किसके बराबर होता है, ये देख लें आप, pH के बराबर होता है। तो माइनस लॉग KLN किसके बराबर होगा, PKIN के बराबर होगा। यानी माइनस लॉग KIN किसके बराबर होगा, PKIN के बराबर होगा। जैसे आप सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि PKA इज इक्वल टू माइनस लॉग KA, उसी तरह की ये वाली इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा, तो PKIN हो गया हमारे पास। अच्छा, इस माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं, यानी प्लस लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन के अंदर। और जब इसको प्लस जी स्टूडेंट्स, अब इस माइनस को हमने ख़त्म करना है। ठीक है, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए जब प्लस करेंगे तो ये वाली इक्वेशन जो है ना, इसका IN नेगेटिव फॉर्म ऊपर चले जाएगी और HIN नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसी इक्वेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं कि pH इज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग। अच्छा, IN नेगेटिव का स्टूडेंट्स मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये उसकी कैसी फॉर्म है, आयनाइज्ड फॉर्म है इंडिकेटर की। IN का मतलब इंडिकेटर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो IN होता है जब हम इसको इंडिकेटर को लिखते हैं। तो आयनाइज्ड फॉर्म इसकी, और नीचे कौन सी फॉर्म है इसकी, अनआयनाइज्ड फॉर्म। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे ऊपर मैंने लिखा था, डिसोसिएटेड फॉर्म, और नीचे कौन सा है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म। इसके कलर जो है ना, आगे हम जाके देखेंगे कि कलर की फॉर्म में इसको हमने कैसे देखना है। तो ये हमारे पास ऑस्टवर्ल्ड के अंदर हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद है टाइट्रेशंस। स्टूडेंट्स, हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म की टाइट्रेशंस के लिए। ठीक है, हमारे पास सबसे हम 4 कैटेगरीज बना लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में। एक में होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें जो साल्ट प्रोड्यूस होता है ना, वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, मतलब वो आयंस में नहीं टूटता, कन्वर्ट नहीं होता सिंपली। ठीक है, डज नॉट हाइड्रोलाइज। एंड पॉइंट पे जो pH होती है वो कितनी होती है भाई, वो 7 होती है। ठीक है, यानी एंड पॉइंट पे जिस पे रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे pH होती है 7।
और पीएच का चेंज कितना होता है, 4 से लेके 10 के दरमियान होता है, यानी 6 यूनिट चेंज होते हैं। कब चेंज होते हैं, जब आप लोग ये टाइट्रेशन कर रहे होते हैं एंड पॉइंट के बाद, ठीक है, एंड पॉइंट से पहले और बाद। अगर एक ड्रॉप आप ऐड करें इंडिकेटर का, ठीक है, या एंड पॉइंट के बाद आप एक ड्रॉप ऐड करें, तो पीएच में जो चेंज आता है ना वो 6 यूनिट चेंज आता है, ठीक है, 4 से 10 के दरमियान इंडिकेटर। इसी तरह वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है भाई। इस तरह स्टूडेंट्स जब आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्ट करते हो, सॉल्ट बनता है, वो हाइड्रोलाइज हो सकता है वो, ठीक है, उसकी आप हाइड्रोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन कर सकते हैं वाटर की मौजूदगी में। इस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड और अच्छा, इसमें एंड पॉइंट पे जो पीएच होती है ना वो अबव 7 होती है, यानी एंड पॉइंट पे जो पीएच की वैल्यू होती है वो अबव 7, वो क्या था, इज इक्वल टू 7, ये क्या है भाई, अबव 7। अच्छा, तो अगर एक ड्रॉप आप इसके अंदर ऐड करें एंड पॉइंट से पहले उसी तरह या बाद में, ठीक है, तो पीएच जो है वो चेंज होती है 7 से 10 के दरमियान, यानी 7 से 10 के दरमियान जो है ना वो चेंज आता है पीएच का इंडिकेटर, जब आप एक ड्रॉप एंड पॉइंट से पहले या बाद में आप ऐड करते हो इसके अंदर। अच्छा, इस मकसद के लिए जो हमारे पास सूटेबल इंडिकेटर्स है ना वो फिनोफ्थलीन है, यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब हम रिएक्ट करवाते हैं ना तो सूटेबल इंडिकेटर कौन सा है हमारे पास, वो है फिनोफ्थलीन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ फिनोफ्थलीन, ठीक है, जगह कम है तो फिनोफ्थलीन। इसके लिए हमारे पास भी सूटेबल इंडिकेटर्स है, ठीक है। ऐसे ही इंडिकेटर जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अबव होती है, ठीक है ना, 8 के राउंड अबाउट होती है, राउंड या अबव 8 होती है, वो सूटेबल होते हैं इस तरह की टाइट्रेशन के लिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। ये बातें आपने जहन में रखनी है। इसी तरह अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्ट करवाएं, ठीक है, तो साल्ट प्रोड्यूस होता है, वो हाइड्रोलाइज हो सकता है वो, ठीक है। अच्छा, तो एक ड्रॉप या ऐड करें आप पहले या बाद में ऐड करें, तो पीएच का जो चेंज आता है ना वो 4 से, यहाँ पे जो पीएच का चेंज आता है वो 4 से 7 के दरमियान आता है, ठीक है। एंड पॉइंट पे पीएच क्या होगी, यानी जो एंड पॉइंट ऊपर से, ये मैं लिख रहा हूँ एक ही बार लिखा हुआ है ऊपर, यानी पीएच जो होगी ना वो बिलो 7 होगी, पीएच बिलो 7, ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, जब वीक एसिड और वीक बेस का वीक एसिड और वीक बेस का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से उसी तरह क्या बनेगा, साल्ट वगैरह बनेगा, हाइड्रोलाइज होगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली वो ये है कि यहाँ पे जो पीएच का चेंज आता है ना, ठीक है, यानी जो पीएच का चेंज आता है वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, यानी पीएच का जो चेंज यहाँ पे आएगा ना, ये वाली चेंज की बात, ये लाइन चेंज वाली चल रही है, इंडिकेटर का ड्रॉप ऐड करने से जो चेंज आता है वो तकरीबन होता है हमारे पास स्टूडेंट्स 1 यूनिट सिर्फ चेंज होता है वो, ठीक है, ओनली 1 यूनिट चेंज होता है पीएच का चेंज, 1 यूनिट सिर्फ। इसका मतलब है कोई भी इंडिकेटर इस मकसद के लिए सूटेबल नहीं होता, नो इंडिकेटर इज़ सूटेबल फॉर दिस पर्पस, ठीक है। अच्छा भाई, तो अगर हम ये देखें कि अच्छा, पहले के अंदर आप कोई भी इंडिकेटर ले सकते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो है ना, क्योंकि वो पीएच का जो चेंज है ना उसका चेंज देखो ज़्यादा आ रहा है, 6 यूनिट चेंज आ रहा है, वेरिएबल रेंज है पीएच की 4 से 10 के दरमियान। तो 4 से 10 के दरमियान बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो कलर देते हैं, तो आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं पहले के अंदर। सेकंड के अंदर आप क्या यूज़ करेंगे, फिनोफ्थलीन, ठीक है, क्योंकि इन रिएक्शंस में जो पीएच होती है एंड पॉइंट पे वो कितनी होती है, वो 7 के राउंड अबाउट होती है, 7 से अबव होती है, मतलब ऐसा इंडिकेटर जिसकी पीएच 8 के राउंड अबाउट हो या 8 से ऊपर हो, वो फिनोफ्थलीन होता है, उसको आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेते हैं तो वो साल्ट हाइड्रोलाइज होता है, पीएच बिलो देन 7 होती है, चेंज कितना आता है यहाँ पे 4 से 7 के दरमियान चेंज आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस मकसद के लिए आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करोगे, जिसकी पीएच इस रेंज में आ रही हो, इसके करीब करीब आ रही हो, ठीक है, यानी ऐसे इंडिकेटर जिनकी पीएच 4 से 7 तक आ रही हो, यानी 3 से 7 तक तकरीबन होते हैं इंडिकेटर जो है, ठीक है। ऐसे इंडिकेटर जिनके पीके आईएन की वैल्यूज़ कितनी हो 4 से 7 के दरमियान, ठीक है, वो इंडिकेटर यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह जो फिनोफ्थलीन में देखो इसकी पीकेएन की वैल्यू 8 के राउंड अबाउट होती है, और इसके ये तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो इस रेंज में आ रहे होते हैं 4 से 10 के दरमियान, ठीक है भाई। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। बहुत सारे इंडिकेटर्स नोन है इस टाइम जिनकी पार्टिकल ख़ास पीएच होती है हमारे पास। अच्छा, अगर एक हमारे पास टर्म है जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, उसको भी हम सीखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लो कि वीक एसिड और वीक बेस का स्टूडेंट्स जब आप करवाओगे साल्ट बनेगा, हाइड्रोलाइज होगा, और यहाँ पे जो है ना पीएच कितने यूनिट चेंज होती है, सिर्फ 1 यूनिट चेंज होती है, यानी आप कोई भी इंडिकेटर इस मकसद के लिए सूटेबल नहीं है, यानी नो इंडिकेटर इज सूटेबल। इसके आप सिंपल इतना ही आपने लिख देना है, नो इंडिकेटर
ए सूटेबल। कोई भी इंडिकेटर जो है ना सूटेबल नहीं है। रीज़न क्या बताओगे जी? कि सिर्फ 1 यूनिट पीएच का चेंज होता है, सिर्फ 1 यूनिट, ठीक है, यानी एंड पॉइंट के बाद जब आप इंडिकेटर वगैरह ऐड करते हो। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जी। अच्छा भी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमारे पास अगर हम मिक्सचर लेना, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स आप ले लें तो इनकी एक हमारे पास ना क्या होगा, ओवरलैपिंग रेंजिंग होगी, ठीक है। अच्छा, जब ये सारे आप सेवरल इंडिकेटर्स आप लोगे, मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर जब मिक्स कर दोगे आपस में, तो आपके पास जो इंडिकेटर बनेगा ना, यानी ये काफ़ी सारे इंडिकेटर मिलके एक सिंगल इंडिकेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, यानी बिहेव लाइक सिंगल इंडिकेटर, ठीक है, बिहेव लाइक अ सेवरल सिंगल इंडिकेटर। और इस इंडिकेटर को हम क्या नाम देते हैं भाई? यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम देते हैं। इसकी पीएच की जो रेंज होती है ना, ठीक है ना, वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी 4 से 11 के दरमियान जो है ना वो पीएच रेंज होती है इनकी, पीएच रेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए इनको यूनिवर्सल बोलते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये वेरिएबल पीएच रेंज इनकी होती है, ज़्यादा पीएच रेंज है। तो वो तमाम रिएक्शन जिनमें पीएच का चेंज होता है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो 4 पीएच पे होते हैं, 10 पे होते हैं, एंड पॉइंट पे उनकी पीएच 10 होती है, 7 होती है, 8 होती है। तो वो सारे जो है ना एक ही इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना, वो सब का कलर जो है ना वो शो कर रहा होता है, ठीक है बच्चों। वाइड पीएच रेंज इसको बोलते हैं हम लोग। पीएच रेंज कैसी है जी? वाइड पीएच रेंज है, वाइड पीएच रेंज है इनकी ये वाली। अच्छा भाई, तो जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल हमारे पास क्या है, हम लोग फिनोल्फ्थालीन लेते हैं। जिस तरह फिनोल्फ्थालीन है, अल्फ़ा नेफ्थालीन है, मिथाइल रेड है, ये 3 किस्म के इंडिकेटर मिक्स करें। इसके अलावा इसके अंदर और भी इंडिकेटर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उनके मैं नाम बोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन तो हो चुका है हमारा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक होता है हमारे पास ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, वो भी इंडिकेटर इनमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इनकी जो है ना वो पीएच रेंजेस जो है ना वो 4 से 11 के दरमियान होती हैं। हर पीएच पे कलर डिफरेंट होगा, जैसे 4 पे रेड होता है, 5 पे ऑरेंज रेड होता है, 6 पे येलो होता है, सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। तो इसके बाद है एक्शन ऑफ फिनोल्फ्थालीन। जी स्टूडेंट्स, फिनोल्फ्थालीन जो है ना कैसे एक्ट करता है? स्टूडेंट, फिनोल्फ्थालीन को हम HPH के साथ लिख रहे हैं। H क्या है? इसके अंदर प्रोटॉन होगा, क्योंकि ये एसिडिक इंडिकेटर है, वीक एसिड इंडिकेटर है हमारे पास। इसको जब आप लोग एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे ना, यानी आप टाइट्रेशन जब कर रहे हो, उस टाइट्रेशन में आपका सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक है, तो इसका कोई कलर नहीं आना, नो कलर, यानी 7 से पीएच जिस सोल्यूशन की कम होगी ना, वहाँ पे स्टूडेंट्स फिनोल्फ्थालीन का कोई कलर नहीं आना, ये देखा गया है। अच्छा, बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर कैसा आता है? पिंक कलर आता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे होता है ऐसे। स्टूडेंट, अगर हम HCl ऐड करें इसी सोल्यूशन के अंदर, आप मैं कहता हूँ किसी सोल्यूशन में HCl है, एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, कोई एसिड है, हम उसमें ऐड करते हैं, एसिड जो है ना, एसिड स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस के अंदर H पॉजिटिव आयन बनेंगे और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। अब स्टूडेंट दोनों रिएक्शन में देखो कॉमन आयन कौन सा? ये वाला, यानी हमने वाटर लिया ना, या ऐसे कह लें कि आपका सोल्यूशन एसिडिक है, एसिडिक सोल्यूशन में प्रोटॉन्स होंगे, आप इंडिकेटर जो ऐड कर रहे हो उसके अंदर भी क्या है? प्रोटॉन है। सेम सोल्यूशन में आप दोनों काम कर रहे हो, ठीक है। एसिडिक सोल्यूशन में आपने क्या ऐड कर दिया? फिनोल्फ्थालीन ऐड किया, और फिनोल्फ्थालीन इस तरह आयंस में चला गया। अच्छा, अब एसिडिक सोल्यूशन के अपने आयंस भी तो होंगे ना, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। अब स्टूडेंट इसमें क्या है? कॉमन आयन हमारे पास कौन सा? ये वाला। ये रिएक्शन 2 सेपरेट लिखे मैंने ये, लेकिन एक ही बीकर के अंदर, एक ही वैसल में ये चीज़ें ना सारे आपके मौजूद होते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स H पॉजिटिव क्या है हमारे पास? कॉमन आयन है, ठीक हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स कॉमन आयन की वजह से क्या होगा कि आपका ऊपर वाला रिएक्शन क्या आ जाएगा? वो बैकवर्ड आ जाएगा, यानी ये ऊपर वाला रिएक्शन कहाँ आ जाएगा? बैकवर्ड आ जाएगा, ड्यू टू द कॉमन आयन फैक्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी वीक एसिड था आपका। फिनोल्फ्थालीन कैसा एसिड है? वीक एसिड है, और वीक एसिड वो होता है जो आयंस में कन्वर्ट ज़्यादा दिन होता है, लेस आयनाइज होता है। तो कॉमन आयन की वजह से ली चैटल प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो ली चैटल के प्रिंसिपल के मुताबिक दाएं हाथ की तरफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी है, इधर H एक ही है, इधर कितने हैं? 2 हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाला रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, नीचे वाला नहीं आना, क्योंकि HCl कैसा एसिड है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। HCl स्टूडेंट्स
आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसकी वजह से ऊपर वाला ऑलरेडी वीक एसिड था, आयनाइज थोड़ा हो रहा था, लेकिन जब दाएं हाथ पे प्रोटॉन ज़्यादा हुए तो रिएक्शन बैकवर्ड आ गया। ऐसे समझ लो कि एक तरफ पानी ज़्यादा है, दूसरी तरफ कम है, तो पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करेगा आपका, ठीक है। तो ऊपर वाला रिएक्शन जो आपका वो बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह जो है ना आपका इंडिकेटर जो है वो कलर नहीं देता, वो नो कलर यानी कलरलेस रहता है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से एक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। लेकिन बच्चों अगर हम ये करें कि अगर हम इसी इंडिकेटर के अंदर अगर हम बेसिक सोल्यूशन की बात करें, अगर हम बेसिक सोल्यूशन की, तो जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब ये है हमारे पास बेस। इस बेस को स्टूडेंट जब आप लोग किस बेसिक सोल्यूशन में, जारी बात है बेस आपकी आयनाइज फॉर्म में होगी, यानी पॉजिटिव होगा उसके अंदर, और साथ में क्या होगा, OH नेगेटिव होगा। अब इस बेसिक सोल्यूशन में आपने क्या ऐड कर दिया मजीद, इस ये वाला बेसिक सोल्यूशन है, ये पानी के अंदर जाके बेस आपकी आयनाइज हो चुकी है, ठीक है। और इस बेसिक सोल्यूशन में स्टूडेंट्स आपने क्या ऐड किया हुआ है, इंडिकेटर भी तो आपने ऐड किया हुआ है ना, यानी फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का क्या फार्मूला है, HPH, सिंपल फार्मूला, इसका ऐसे हम लिख सकते हैं। अब होगा क्या कि H पॉजिटिव आयन बनेंगे और साथ में पीएच नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इन पीएच नेगेटिव आयन का जो कलर होता है ना इनवर्स, इसका कलर होता है हमारे पास पिंक, ठीक है बच्चों, इनका पिंक कलर होता है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे तो क्या था, पिंक कलर के जो आयंस थे वो इस H के साथ मिलके बैक रिएक्शन आपका हो रहा था, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा था। तो पिंक कलर के ये वाले जो आयन है पीएच नेगेटिव आयन वो बचते ही नहीं थे, जिसकी वजह से सोल्यूशन आपका कलरलेस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पीएच नेगेटिव आयन सोल्यूशन में रहेंगे, क्योंकि आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर के अंदर, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा जी, जिसकी वजह से फिनोफ्थलीन के जो आयन है, एनायन है फिनोफ्थलीन का, वो सोल्यूशन में ही रहेगा, और सोल्यूशन के अंदर वो कलर कौन सा शो करेगा आपको, पिंक कलर शो करेगा, ठीक हो क्या बच्चों। तो इस तरह से ये होता है काम जी स्टूडेंट। इसी तरह एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। तो ये कैसे एक्ट करता है, इसका एक्शन क्या होता है जब हम सोल्यूशन में डालते हैं इस टाइट्रेशन के दौरान, तो इसका क्या फंक्शन होता है, किस तरह से रिएक्शन हो रहे होते हैं, कलर किस तरह से आ रहा होता है, वो हमने देखना है, जिस तरह हमने फिनोफ्थलीन का देखा। स्टूडेंट मिथाइल ऑरेंज को लिखा जाता है MEOH के साथ, क्योंकि ये कौन सा इंडिकेटर है, ये वीक बेस इंडिकेटर है, वीक ऑर्गेनिक बेस इंडिकेटर है स्टूडेंट्स, ठीक है। वीक ऑर्गेनिक बेसिक इंडिकेटर है ये। वीक का मतलब है ये पानी में आयनाइज थोड़ा होगा, वीक बेस वही होते हैं ना जो पानी में कम डिजोल्व हो। तो ये मिथाइल ऑरेंज को ऐसे लिखा जाता है। अब ये क्या होगा, ये वाटर के अंदर जाकर डिसोसिएट होगा, केटाइंस बनेंगे Me पॉजिटिव, और हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। बेस वही होती है ना जो पानी में डिजोल्व होकर आपने हाइड्रोक्सिल आयन दे दे, ये आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा शुरू के अंदर, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल आयन जो हैं यहाँ पे प्रोड्यूस हुए स्टूडेंट्स। अगर सोल्यूशन एसिडिक है, अगर सोल्यूशन कैसा है, अगर आप इसके अंदर क्या ऐड कर दें स्टूडेंट्स, इसका कलर होता है येलो, इसका कलर कैसा होता है भाई, येलो, ठीक है। अच्छा, तो एसिडिक सोल्यूशन में इसका कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स, इसका ये वाले जो मिथाइल आयंस हैं ये रेड कलर के हैं, ये कैसे हैं, रेड कलर के। और रेड कलर किसके अंदर आता है, अगर सोल्यूशन आपका स्टूडेंट्स कैसा है, एसिडिक सोल्यूशन है आपका, अगर एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन में इसका रेड कलर आएगा। जैसे हम HCl ही ले लें और इसी को डिज़ोल्व करें हम, ठीक है ना, तो क्या प्रोड्यूस होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये वाला जो H पॉजिटिव है और ये वाला हाइड्रोक्सिल आयन है इंडिकेटर का, ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और वाटर बनता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब मिथाइल आयंस किधर रहेंगे, ये सोल्यूशन में रहेंगे, यानी रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आएगा, ऊपर वाला रिएक्शन आप बैकवर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन आयन जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई भी कॉमन आयन देखो नहीं, कॉमन यानी दोनों रिएक्शन में जो आयन आए उसको हम कॉमन आयन बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन आयन हमारे पास नहीं है। तो अच्छा, अब इसमें होगा एक्चुअली ये कि ये वाटर का मालिक्यूल यहाँ से प्रोड्यूस होगा और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मिथाइल आयंस रेड कलर देते हैं, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर जो है ना इनका रेड कलर होता है, और ये आयन इसी तरह इसी फॉर्म में ये सोल्यूशन के अंदर रहेंगे, जिसकी वजह से आपका सोल्यूशन आपको रेड नज़र आएगा। अच्छा, अगर हम क्या करें स्टूडेंट, ये तो हमने एसिडिक सोल्यूशन की बात कर ली, लेकिन अगर सोल्यूशन आपका हो जाए बेसिक सोल्यूशन, यानी अगर सोल्यूशन हो जाए बेसिक सोल्यूशन आपका, तो क्या होगा, यानी जो आप टाइट्रेशन कर रहे हो वो कैसी टाइट्रेशन है कि उसमें जो सोल्यूशन आपका फाइनल बनता है एंड पॉइंट वो बेसिक सोल्यूशन होता है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ये होता है कि ये मिथाइल ऑरेंज आप इंडिकेटर भी आपने ऐड किया होता है और ये आयंस में टूट जाता है जाके,
इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ इस रिएक्शन को, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब आप इसके अंदर आप बेस ऐड करते हैं, अगर आप लोग स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड सपोज करें आप इसके अंदर ऐड करते हैं, या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, कोई बेस आप ऐड करते हैं ना इसके अंदर, तो सोडियम आयंस और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन। अब बच्चों यहाँ पे देखो कॉमन आयन आ चुका है। कॉमन आयन कौन सा है? जो दोनों रिएक्शन में कॉमन आ रहा होगा। चलिए ऊपर वाले में भी हाइड्रोक्सिल है, नीचे वाले में भी हाइड्रोक्सिल है। अब ये हमारा कॉमन आयन इफेक्ट है। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा? वो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, जिसमें रिएक्टेंट आपका वीक होगा, जो आयनाइज थोड़ा होता है। इसमें वीक कौन सा है? ये वाला, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऊपर वाला रिएक्शन कहाँ आ जाएगा हमारे पास? वो बैकवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला रिएक्शन बैकवर्ड क्यों आया? कि हमारा ये वीक ऑर्गेनिक बेस इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज जो है, ये पहले ही आयनाइज कम हो रहा था, लेकिन हाइड्रोक्सिल ने आके खामोश बैठा जी बच्चों। अब ये है इसमें कॉमन आयन हमारे पास, तो जिसकी वजह से दाएं हाथ पे हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा होने की वजह से ऊपर वाला रिएक्शन आपका बैकवर्ड आ जाएगा। यहाँ से इसको प्रेशर मिलेगा, प्रेशराइज होकर ये रिएक्शन ऊपर वाला बैकवर्ड हो जाएगा हमारे पास। बैकवर्ड रिएक्शन वही होना है जिसका रिएक्टेंट वीक होगा, यानी मिथाइल ऑरेंज जो है ना, ये वीक एसिड होता है। ये आयनाइज पहले ही थोड़ा हो रहा था, हाइड्रोक्सिल ने आके इसकी आयनाइजेशन और सप्रेस कर दी, इसलिए ऊपर वाला रिएक्शन बैकवर्ड आ गया, दोबारा मिथाइल ऑरेंज बन गया और मिथाइल आयन सोल्यूशन में रहेंगे ही नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे जो कलर आएगा, नो कलर ऑफ इंडिकेटर, नो कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कोई कलर नहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था भी हमारा एक्शन ऑफ मिथाइल ऑरेंज। जी स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारे पास एक ना फिनोल्फ्थालीन की एग्जांपल है, उसके बाद हम ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे मज़ीद समझेंगे। स्ट्रक्चर जो है फिनोल्फ्थालीन का वो कुछ इस तरह से है कि इसमें रिंग होते हैं बेंजीन के 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर सिंगल और फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन। और इसके साथ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जुड़ा होता है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन और फिर इस कार्बन इस साइड से एक कार्बन और होता है और वो मज़ीद आगे यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। अब यहाँ पे नीचे एक और रिंग हम लगाएंगे बेंजीन का। ठीक है, इस तरह से, और इसी तरह इस कार्बन के 4 बॉन्ड हम पूरे करेंगे। यहाँ पे एक और रिंग हम जोड़ते हैं बेंजीन का। इस तरह से डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक है और एक यहाँ पे। अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर। स्टूडेंट यहाँ पे लगा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है हमारे पास। अब ये है स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्फ्थालीन, ये है इसकी बेंजोनाइड फॉर्म। इसको हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं भी? बेंजोनाइड फॉर्म, क्योंकि इसमें बेंजीन का रिंग आ रहा है तो इसको मैंने क्या बोल दिया? बेंजोनाइड फॉर्म हम बोल देते हैं इसको। अच्छा, अब होगा एक्चुअली ये कि इस फॉर्म में ये जो प्रोटॉन है, ये वाला एसिडिक प्रोटॉन है, इसमें O का बांड इस H के साथ है, यानी हाइड्रोजन के साथ है जो कि प्रोटॉन है। ये बांड टूटेगा, इस बांड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर रह जाएंगे और ये प्रोटॉन यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो हम ड्रॉ करते हैं। इस स्टूडेंट, यहाँ से बेंजोनाइड फॉर्म में ये वाला एक हाइड्रोजन जो है ना यहाँ से निकलेगा और हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। प्रोटॉन यहाँ से रिलीज़ हो गया, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन एक वीक एसिड इंडिकेटर है और एसिड वही होता है जो अपना प्रोटॉन रिलीज़ कर दे। ठीक है, तो प्रोटॉन इसका चला गया, अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब होगा ये कि ये चार्ज जो है ना ऑक्सीजन के ऊपर ये डीलोकलाइज होगा, यानी इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो बांड की फॉर्म में यहाँ आएंगे। ये वाला बांड टूट के यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला बांड स्टूडेंट यहाँ पे, स्टूडेंट ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, फिर ये वाला बॉन्ड इधर, जब ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड सारी बात अगले बॉन्ड की तरफ चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया। तो हम फाइनल रिजल्ट जो है ना इसका लिखते हैं कि ये बॉन्ड की शिफ्टिंग के बाद जो है ना स्ट्रक्चर क्या आता है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, बॉन्ड की शिफ्टिंग के बाद हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आएगा।
ठीक है। देखिए ये वाला बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये कार्बन, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। ये ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज जब इधर आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है। ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं हम लोग। इस फॉर्म को बेंजोनाइड फॉर्म बोलते हैं। इस वाली को, ये इंटरमीडिएट स्टेट है जो मैंने बनाई आपके सामने, ये स्टेबल नहीं होती है, जल्दी से इसमें कन्वर्ट हो जाती है। और इस फॉर्म का जो इसका बेंजोनाइड फॉर्म स्टूडेंट्स होती है कलरलेस, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। और ये वाली जो फॉर्म है यानी एसिडिक मीडियम, इसका कोई कलर नहीं होता। और ये वाली फॉर्म जो हमारे पास आई है ये इसका पिंक कलर होता है। और ये किस मीडियम में होता है? अल्कलाइन मीडिया के अंदर होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन या मीडिया के अंदर इसका ये वाला पिंक कलर होता है इसका। इस फॉर्म को हम बोलते हैं क्योनाइड फॉर्म। स्टूडेंट्स इतना जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला इतना स्ट्रक्चर ये वाला, इसको हम क्योनाइड बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम केमिस्ट्री में इसको क्योनाइड कहा जाता है। इसकी वजह से इसको हम क्योनाइड फॉर्म बोलते हैं हम लोग। इसका नाम हो गया भाई क्योनाइड फॉर्म। और इसका कलर कौन सा है हमारे पास? पिंक कलर इसका होता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं। यानी ऑस्टवर्ल्ड की जो थ्योरी थी ना वो स्ट्रक्चर के बारे में बता रही थी। यहाँ क्योनाइड की थ्योरी में ये कहती है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से कलर जो है ना वो चेंज होता है। एक टॉटोमेरिक फॉर्म हमारे पास बेंजोनाइड फॉर्म है, दूसरी टॉटोमेरिक फॉर्म कौन सी? क्योनाइड फॉर्म है। क्योनाइड फॉर्म का पिंक कलर है और इसका कोई कलर हमारे पास नहीं होता। यानी कलर, तीसरा पॉइंट हम इसमें यह भी बता सकते हैं कि कलर चेंज तब होता है जब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो हम इसके अंदर थर्ड पॉइंट भी आप लोग थ्योरी के अंदर आप एक और पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी बेंजोनाइड फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी? क्योनाइड फॉर्म के अंदर। तो इसका कलरलेस से कलर कौन सा हो गया? अभी पिंक कलर हो चुका है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चरल चेंजेस का जिक्र करते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज का जो स्ट्रक्चर है उसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास बेंजीन करेंगे यहाँ पे एक, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर आगे एक रिंग और जुड़ा होगा इस तरह से। इस साइड पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ दो मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स आ जाते हैं, नाइट्रोजन के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे इस रिंग के इस कोने पे हमारे पास एक SO3 वाला ग्रुप लगा होता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होता है। SO3 में जो ऑक्सीजन होती है ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसमें हम सारी बातें, बेंजीन में आपको पता अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो आपने एक बॉन्ड इधर, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर सिंगल, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी ऐसे ही डबल, फिर सिंगल, फिर डबल और फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं जैसे हमने ड्रॉ किए थे फिनोफ्थालीन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे दो बेंजीन के रिंग यहाँ पे आ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोनाइड फॉर्म। बेंजोनाइड फॉर्म। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर स्टूडेंट्स येलो होता है, ठीक है। येलो कलर किस मीडियम में होता है? बेसिक मीडियम में इसका हमारे पास स्टूडेंट्स येलो कलर होता है, ठीक है। येलो कलर इन बेसिक मीडिया। बेसिक मीडिया यानी अगर आपका जो रिएक्शन है, जो टाइट्रेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी pH बेसिक है तो ये येलो कलर आपको शो करवाएगा ये, ठीक है। इसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म भी इसको बोल सकते हैं। अनआयनाइज्ड फॉर्म इसका कौन सा कलर होता है? भी येलो कलर होता है। लेकिन आप इसकी जब डिसोसिएटेड फॉर्म हम लिखेंगे उसका कलर भी हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है मतलब वो H पॉजिटिव को गेन कर रहा होगा। एक्चुअली होता ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर, वो स्टूडेंट्स क्या करता है, वो इस प्रोटॉन को साथ में गेन कर रहा होता है इसको, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या होगा? बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। ये वाला बॉन्ड स्टूडेंट्स शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के तो 4 बॉन्ड रहेगा ना, तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी। ये वाला बॉन्ड इस जगह पे आ गया। अब डायरेक्ट डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकते कि यहाँ भी डबल है यहाँ भी डबल, ऐसा नहीं हो सकता। जब ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स आपने रखने हैं, पहले डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, इस तरह से। जब ये इधर आएगा तो ये आगे भी डबल है, तो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, तो ये वाला बॉन्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंजिंग होती है। अब इसका हम फाइनल जो है ना स्ट्रक्चर आगे लिख देते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम इसका स्ट्रक्चर ज़रा लिखते हैं। इसमें देखो ये वाला बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हो गया था तो यहाँ पे कौन सा डबल बॉन्ड आ चुका है, ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड है, आगे क्या है जी? बेंजीन का रिंग जुड़ा होगा,
यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के आगे स्टूडेंट्स क्या लगा हुआ है, बेंजीन का एक और रिंग जुड़ा हुआ है। उसको आपने एज सच लिख देना, उसके अंदर कोई आपने स्ट्रक्चरल चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि रेजोनेंस एक साइड पे हो रही है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स SO3 ग्रुप और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी इतना पोर्शन हमारा सेम रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या रहा है जी, सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे चेंजिंग हुई है, ठीक है बच्चों। सॉरी, यहाँ पे एक नाइट्रोजन में मिस कर गया हूँ। यहाँ पे ये एक नाइट्रोजन लिखा है, दूसरा मैंने लिख सका, तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन को भी आपने साथ में मेंशन करना है, ठीक है। जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उस नाइट्रोजन के साथ स्टूडेंट हाइड्रोजन जाके लग जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जाके देखो लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, ये आगे रिंग लग जाएगा हमारे पास। तो ये थी जी मिथाइल ऑरेंज की स्ट्रक्चरल चेंजिंग, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे थ्योरी ऑफ इंडिकेटर जो है ना वो कंप्लीट हुई है। इस अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे।